सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से, जो कि ऑल टाइम हाई पर इस वक्त है, रोज़ाना की बुनियाद पर राइज कर रही है और आज भी खासी तेज़ी स्टॉक मार्केट में देखी गई है और एक और बुलंद तरीन सतह पर यह इंडेक्स पहुंचा है। तहम प्रॉफिट टेकिंग के बाइस सरमायाकार थोड़ा सा मोहतात ज़रूर हैं। आज एक मौका ऐसा भी आया कि 59,896 की सतह पर इंडेक्स गया और फिर वापस आकर 59,792 पर स्टेबल हुआ। तो इस वक्त एक स्टॉक ब्रोकर के साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद मौजूद हैं स्टॉक मार्केट में ही। उनसे जानते हैं कि ये इंडेक्स कहां तक जाएगा, इतनी तेजी के साथ ये जा रहा है तो उसके क्या फवाइद इस वक्त तमाम ब्रोकर्स को मिल रहे हैं। कफील बताइएगा, क्या कहना है जो स्टॉक ब्रोकर आपके साथ मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है मार्केट, आज डे 1 था इस हफ्ते का, इसका मतलब आने वाले 3-4 रोज़ में और हाई की तरफ जाएगी। पहला दिन है आज के जो सेंटिमेंट है वो खासा पॉजिटिव तो है, और लेकिन सरमाया थोड़ा सा मुझे मोहतात नजर आते हैं। उसकी क्या वजूहत हैं, क्या वो सोच रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जबरान सरफराज। जबरान, मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा जो है वो सरमाया खासा जो है वो मोहतात हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मार्केट में अभी भी देखें काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इसके बाद थोड़ा सा ही कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, इसकी वजह से तो मार्केट में एक्टिविटी थोड़ी डल हो गई है। लेकिन ये सारा नेचुरल प्रोसेस ये वक्त के साथ साथ जो है वो मतलब चलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद जो है आप तेज़ी के नए लेवल देखेंगे। तो अभी क्या मतलब थोड़ा सा ये, अगर आप समझते हैं कि जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं, अगर इसमें जो प्राइस बढ़े हैं उसके बाद आप समझते हैं कि डिस्काउंट रेट पे इस पर इम्पैक्ट आएगा, क्या अनचेंज रह सकता है? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन तो है कि तकरीबन 1 से 1.5% जो है वो मजीद जो है इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा कम होता है तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। आने वाले दिनों में जो फिर इन्फ्लेशन है वो भी मजीद कम हो जाएगा इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया कफील अहमद इस वक्त स्टॉक ब्रोकर के साथ मौजूद है। उन्होंने कहा कि मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई ज़रूर है, लेकिन फिर भी सरमायाकार थोड़े से मोहतात हैं। अब उनके मोहतात होने की वजह क्या है, जो राइज है मार्केट का, क्या ये थोड़े टाइम के लिए है या फिर ये मुस्तकिल रहेगा और इसी तरह स्टेबिलिटी मार्केट में आती रहेगी। गुफ्तगू करेंगे। अली असलम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन FNE ग्रुप के, मेंबर भी हैं स्टॉक एक्सचेंज के। बहुत शुक्रिया अली असलम मलिक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी हम देख रहे थे एक ब्रोकर की गुफ्तगू हम सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अभी थोड़े से सरमायाकार मोहतात हैं। तो ये मोहतात रहने की वजह क्या है? मार्केट तो मुस्तकिल ऊपर जा रही है, नया सरमायाकार मार्केट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस वक्त जो सूरत हाल है कितनी हौसला अफजा है? मार्केट जो है जी ये बहुत देर डल पीरियड में रह के और अब जब के इकोनॉमिक रिवाइवल की उम्मीद नज़र आ रही है तो मार्केट ने बढ़ना शुरू किया। हमारी समझ के मुताबिक मार्केट अभी बढ़ेगी क्योंकि शेयर्स अभी बहुत सस्ते हैं। मार्केट में जो शेयर्स हैं ये अर्निंग के टाइम्स 3 से कम चल रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान की मार्केट में जो शेयर्स हैं ये टाइम्स 7 to 10 ट्रेड होते हैं। सो अगर उस तरह देखा जाए तो इंडेक्स तो हमें ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आता है कि इंडेक्स बहुत बढ़ गया है, अब तकरीबन ऑलमोस्ट आज 60,000 को टच कर लिया है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मार्केट इंडेक्स जो है ये 1,00,000-1,15,000 के करीब हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, और ये पहुंच गया अगर ये 1,00,000-1,15,000 से ऊपर, तो ये तमाम शेयर्स की इस वक्त ग्रोथ हो रही है अली असलम साहब, या फिर ये कुछ मखसूस शेयर्स हैं और ये उनका इंपैक्ट है कि मार्केट इतनी हाई जा रही है? देखिए जी, जो इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं वो 100 शेयर होते हैं। अच्छा, जिसको KSE 100 इंडेक्स भी बोला जाता है। शेयर्स तो सारे ही मार्केट जो है ओवरऑल बढ़ रही है, लेकिन डेफिनेटली जो KSE 100 इंडेक्स है उसके अंदर जो वैल्यू बढ़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है KSE इंडेक्स को। तो बहरहाल एक ऑन अ वेरी ब्रॉडर टर्म मार्केट जो है वो बढ़ रही है। बाज़ शेयर ज़्यादा बढ़े हैं, बाज़ कम बढ़े हैं, बाज़ जल्दी बढ़ गए हैं, बाज़ देर से बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो बहुत पुर उम्मीद है और यहाँ से अपने ट्रू वैल्यूएशन की बेसिस के ऊपर आगे बढ़ती नज़र आ रही है। और एक और चीज़ हुई है कि 2005 के बाद अब पहली दफ़ा मार्केट है जो अपने वॉल्यूम्स बहुत हैवी मेंटेन कर रही है। अच्छा, इस दौरान मार्केट ने 1 अरब से ज़्यादा का वॉल्यूम भी किया है और अब एवरेज 50 करोड़ शेयर डेली का काम भी हो रहा है। और अली साहब, जो शेयर्स अभी जिनकी कीमतें अभी सस्ती हैं, कम हैं, वो मार्केट के बढ़ने के साथ वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्या अभी उनमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा वहाँ कुछ सेक्टर्स में अभी काम करने की ज़रूरत है? एक्चुअली जी तमाम जो सेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी बारी पे बढ़ते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जी उनका फोकस होता है ऑन अ सर्टेन सेक्टर एट अ गिवन टाइम। अब वैसे तो तकरीबन सारे सेक्टर ही बढ़ गए हैं, लेकिन जो बाकी शेयर रह गए हैं वो उसकी तरफ भी लोगों की तवज्जो आना शुरू हो जाएगी। जब इन्वेस्टर एक शेयर में पैसे अच्छे कमा लेता है तो फिर वो देखता है कि अब कौन सा शेयर है जो पीछे रह गया।
फिर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम वो शेयर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो सारे के सारे कैचअप कर जाएंगे। ठीक है। और अलीसम साहब, ये क्या इस वक्त मार्केट का एक बेहतरीन टाइम कहा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर नए इन्वेस्टर को मार्केट को अपनी जानिब मुतवज्जे करना है, ट्रैक करना है, तो ये एक बेहतरीन टाइम है। शेयर्स की कीमतें सस्ती हैं, मार्केट हाई पर जारी है। अगर इस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। डेफिनेटली जी, ये भी एक अच्छा टाइम है। गो कि सबसे अच्छा टाइम तो तब होता है जब मार्केट में बायर कोई नहीं होता। अच्छा। जब चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं लेकिन उस वक्त कोई यकीन नहीं करता। तो जब चीज़ें महंगी होती हैं तो लोगों का वैल्यूएशन पे यकीन आना शुरू होता है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें अभी भी बहुत सस्ती हैं और यहाँ से शेयर्स जो हैं ये अपने मल्टीपल 3 का शेयर जब 3 की अर्निंग पे जो ट्रेड हो रहा है वो अगर यहाँ से री रेट होकर 4 की मल्टीपल पे जाता है, 5 पे जाता है, 6 पे जाता है, तो डेफिनेटली वैल्यूज ऑफ द शेयर्स आर डेफिनेट बाउंड टू इंक्रीज। और अली असलम साहब, अभी ज़ाहिर है 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, अभी 2-4 रोज़ में पूरा उसका एक शेड्यूल अनाउंस होना है। उसके बाद एक गहमा गहमी इलेक्शन की शुरू हो जाएगी, एक सियासी माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो उसका क्या मार्केट पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इलेक्शन के दिनों में? जब ये डेट्स करीब आ जाएंगी और इलेक्शन कैंपेन चल रही होंगी तो स्टेबल रहेगी मार्केट, ऊपर की तरफ इसी तरह जाती रहेगी, या फिर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इसका? देखिए जी, करेक्शन तो मार्केट में किसी वक्त में भी आ सकती हैं, लेकिन सेंटीमेंट जो है वो अब इन्वेस्टिंग का सेट हो चुका है और जो इसीलिए सेट हुआ है कि मुल्क जो है वापस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और जो इलेक्शंस हैं ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ही होते हैं और इसके इम्पैक्ट आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि टुवर्ड्स द इलेक्शन एंड देन आफ्टर द इलेक्शंस मार्केट जो है वो आगे बढ़ेगी। और अली असलम साहब, ज़ाहिर है एनर्जी सेक्टर में जिस तरह इस वक्त प्राइसेस हाई हो रही हैं, ख़ासतौर पर जो गैस की कीमत वो कई गुना उसमें इजाफा हो रहा है, तो ये इस तरह की इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पर बराह रास्त कोई असर पड़ता है? इसके इंडेक्स को ये चीज़ें मुतासर करती हैं? इन्फ्लेशन का असर तो मार्केट पे नहीं पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट रेट का असर ज़रूर पड़ता है। और इस वक्त पूरी मार्केट जो है वो ये इस बात को देख रही है कि अब इंटरेस्ट रेट किसी वक्त भी कम होना शुरू हो जाएंगे और मार्केट में उस चीज़ की भी तेज़ी है कि इंटरेस्ट रेट्स जो कम होंगे तो कंपनियों की फाइनेंशियल कॉस्ट नीचे आएगी और जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। सही, यानी ये जो अगले आप समझे कि 2 से 3 हफ्ते हैं, इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 60,000 तो शायद ये कल या परसों ही उबूर कर जाए इंडेक्स। आने वाले दिनों में 65 या 70 को भी जाकर टच कर सकता है। ये साल जब खत्म होगा 31 ऑफ दिसंबर को, क्या आपकी प्रेडिक्शन है, कहाँ तक ये इंडेक्स जा सकता है? देखें जी, ये तो बात कोई नजूमी ही बता सकता है कि क्या होगा, लेकिन जो एनालिसिस हैं वो ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर होगी और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो मुल्क ने पॉजिटिव इकोनॉमिक डायरेक्शन ले ली है, अगर ये कंटिन्यू रही तो आप देखेंगे कि ये इंडेक्स जो है यहाँ से पहले 1 लाख हो जाएगा, उसके बाद 1.25 लाख हो जाएगा और फिर शायद और आगे बढ़ेगा। सही, इसका मतलब ये जो अभी IMF का प्रोग्राम है, जो अभी दूसरी किस्त पाकिस्तान को $70 करोड़ की मिलने वाली है, ये फिर SIFC के थ्रू जो भी सरमायाकारी इस वक्त आएगी पाकिस्तान में, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी हमें होता हुआ नजर आएगा, जो कि इस वक्त नजर भी आ रहा है काफ़ी हद तक। देखें ना जी, इस वक्त हमारे हाइब्रिड निज़ाम बन गया है कि पॉलिटिकल या केयर टेकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ साथ SIFC की जो बॉडी बनी है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट की ओवरसीइंग रोल है, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उसी की मार्केट की तेज़ी की वजह जो है वो यकीनी तौर पे है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली असलम मलिक साहब, चेयरमैन FNE ग्रुप मेंबर स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद थे। मार्केट का राइज आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर जारी रहेगा और जितना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी उतना ही मार्केट को आने वाले दिनों में फ़ायदा भी होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा अहम मामला है। कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। शॉपिंग सेंटर में आग लगी थी, 11 अफराद उसमें जाँ बाग हुए थे, 35 अफराद उसमें झुलस कर ज़ख्मी भी हुए थे और शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने का कोई इंतज़ाम ही मौजूद नहीं था। अब माहिरीन ये बता रहे हैं कि आतिशज़दगी के वाक़यात में सालाना 15,000 से ज़ायद अमवात होती हैं, जबकि न सिर्फ ये अमवात होती हैं बल्कि 1,000 अरब का नुकसान भी पाकिस्तान की मईशत को उठाना पड़ता है। और अभी भी ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि ख़तरनाक करार दी गई हैं। कोई 500 से ज़ायद 578 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको SBCA ने ख़तरनाक करार दिया। इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वापस आएंगे आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन है एप्टिमा के, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के, उनसे फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हज़ारों अरब का नुकसान भी हो रहा है, सैकड़ों की
तादाद में इंसानी जानों का भी ज़िया हो रहा है, लेकिन इस पर कोई सोचने वाला या पॉलिसी बनाने वाला अभी तक है नहीं, ना कोई इस पर संजीदगी के साथ कोई गौर हो रहा है। जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, हम देखते हैं वक्ती तौर पर एक भागदौड़ होती है और फिर उसके बाद ये मामला पुराना हो जाता है, तो उस पर से तवज्जो हट जाती है। आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये 1000 अरब का नुकसान ताजिरों का, चलें वो नुकसान तो जैसे तैसे करके बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन ये जो सालाना 15,000 अमवात हो रही हैं, आपकी नज़र में कौन इसका जिम्मेदार है? क्यों ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मिल्स बनाते हुए इन हिफाजती इकदाम का ख्याल नहीं रखा जाता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडस्ट्रियल जो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हैं ये नॉर्मली कंप्लाइंस होती हैं एक्सपोर्ट की वजह से, और इनमें मुनासिब इकदाम जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें स्पेशली अब ये ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ इसका थोड़ा फुकदान है, तो अब लोगों ने इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए जो है वो जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर स्प्रिंकलर्स, और दूसरे एक चीज़ जो मिस हो जाती है वो ये है कि इसका ब्रीदिंग मास्क, जो ब्रीदिंग मास्क है इसकी वजह से ये होता है कि अगर फायर एक्सटिंग्विशिंग का आपके पास लगे हुए हैं पाइप्स वगैरह भी हो, तो वो बंदे धुएं की वजह से नहीं जा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हमें ये सब उजागर करने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। स्मोक फिल्टर्स आते हैं एक्टिव कार्बन के, उनकी लाइफ होती है सिर्फ 3-4 घंटे, तो वो हमेशा स्पेयर होने चाहिए कि भाई आदमी अंदर मूव कर सके। कोई धुआं जब एक दफ़ा भर जाता है तो फायर फाइटर्स पहुंच ही नहीं सकते फिर डेजिग्नेटेड एरिया पे। तो आसिफ, ये जो न सिर्फ ये आलात होने चाहिए बल्कि साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए बाकायदा उनको इस्तेमाल करने की, लेकिन ना तो यहाँ ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही यहाँ इस तरह के आलात मौजूद होते हैं। और फिर हम देखते हैं इस तरह के वाक़यात के बाद कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई भी नहीं होती ऐसी किसी मिल के ख़िलाफ़ या कंपनी के ख़िलाफ़ या किसी शॉपिंग मॉल की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। देखिए, वो तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें तो हादसात हैं, वो तो हमेशा होंगे। रोड एक्सीडेंट का भी आप हिसाब करेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारी कोशिश तो या जो इंडस्ट्री की कोशिश है वो तो ये होनी चाहिए कि वी शुड बी ह्यूमनली पॉसिबल, जो एहतियात कर सकते हैं कि हर जान की एक कीमत है और मतलब वैल्यू है, तो उसके लिए तो कोई दूसरी दो राय नहीं है। और जहाँ तक जो मेजर इंश्योर जगह होती हैं वहाँ पे फायर ट्रेनिंग और ये तमाम चीज़ें इसके रिबेट होते हैं, और वो इंश्योरेंस करने वाले जो है वो उसको मद्देनजर रखते हैं और उसका पूरा इंस्पेक्शन करके रखते हैं। लेकिन आसिफ साहब, ये तमाम चीज़ें कागजों में तो मौजूद होती हैं। एक बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2016 है जिसमें ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि जब कोई एक बिल्डिंग या शॉपिंग मॉल या कोई ऐसी कमर्शियल कंपनी बनेगी तो उसमें ना सिर्फ ये आलात होंगे बल्कि वहाँ लोगों को तरबियत भी दी जाएगी, और वहाँ पर वीकली नहीं तो मंथली इंस्पेक्शन भी होगा चीज़ों का, इंटरनली भी, और फिर बाहर से भी टीम्स आएंगी और उसको देखेंगी। लेकिन किसी एक भी उसके नुक्ते पर कहीं कोई अमल दरामद हमें होता नजर नहीं आ रहा। इस नेग्लिजेंस की वजह क्या है? जी, मैंने आपको अर्ज किया ना कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर तो इंश्योरेंस वाले और उसकी कंप्लायंस जो है वो तो लाजमी होती है और वो आके रिकॉर्ड चेक भी करते हैं। उसके अलावा जो फायर वगैरह के इंस्पेक्टर्स होते हैं वो भी आके चेक करते हैं, और दूसरे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो इंटरनेशनल कंप्लायंस है वो भी फायर एंड सेफ्टी में अब उस पर बहुत एम्फेसाइज है कि चेकिंग का। तो सर ये इसका जी, आप लोग ने हुकूमत तो चलें जो इकदाम करेगी वो करेगी, आप लोग की अपनी एसोसिएशन ने इन वाक़यात को संजीदा लिया है इसकी रोकथाम के लिए? अज़ खुद कोई स्टेप्स आप लोगों ने उठाए? जी, मैंने अर्ज किया ना कि जो इंश्योरेंस और ये तमाम चीज़ें हैं ये तमाम उसके तहत ये डिपार्टमेंट में स्प्रिंकलर्स लगाने, गोदामों में स्प्रिंकलर लगाने, ये तो बहुत बड़े पैमाने पे काम है। और ये एक उसके तहत आप समझें चूँकि प्रॉपर एजुकेशन या इसके इंस्टीट्यूट नहीं है, वरना तो उसूलन हर जगह जो है प्रॉपर फायर का ऑफिसर होना चाहिए कि जो तमाम चीज़ों को जो है वो देखे। और वाज़ेह जिन बिल्डिंग्स में या कंपनीज में और मिल्स में अगर कहीं कोई फायर एग्जिट नहीं है और वो फिर भी काम कर रही है, बताऊं कि नहीं इस तरीके से नहीं है। देखिए, जो बड़े सेटअप हैं वहाँ पूरे फायर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उनका अपना स्टाफ होता है और उनका अपना काम यही है कि अगर इसकी शेल्फ लाइफ है 2 साल एक्सटिंग्विशर की तो वो वक्त पे चेंज हो जाए, ये तमाम चीज़ें वो उसको करके रखते हैं। और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ बनने से बच जाती है। और चूँकि ये सिर्फ लर्निंग कर्व से है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जैसे नेवी वगैरह के जो इदारे हैं जो ट्रेनिंग अपने यहाँ देते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो हमें दें। और बहरहाल मैंने आपसे अर्ज किया कि जो कंप्लायंस फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर तो ये तमाम चीज़ें लाजमी हैं और वो उसके बगैर माल भी नहीं खरीदते बायर्स उनसे।
तो वो एक टेक्सटाइल के शोबे में जो है वो बहुत बड़ा है। सही। दूसरे जो मसला आता है वहाँ छोटी जगह पे आता है कि जहाँ आदमी ही, जैसे बिल्डिंग है उसमें 4 चौकीदार हैं, तो वो फिर या तो चारों जो ट्रेन हो या उसका कोई और सिस्टम होना चाहिए ना। और आज़ाद ये अभी बिल्डिंगों की हद जी, तक तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नेग्लिजेंस है, और फिर आपको पता है कि सिक्योरिटी सेफ्टी भी ठीक ऐसा है। है कि आप बिल्डिंगों में ज्यादा दरवाजे और खिड़कियां भी खोल के रखेंगे या एग्जिट बनाएंगे तो वो इनपुट में शुमार, मतलब मिसयूज बहुत हो जाता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम स्टोरीज हैं, अहम मौजूआत हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और टैक्स पॉलिसी में तरमीम का फैसला हो चुका है और उसके लिए IMF के माहिरीन की टीम पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद भी पहुंच चुकी है। अब IMF टीम वजारत ख़जाना के ओहदेदारान से मुलाकात करेगी। IMF के माहिरीन FBR हुकाम से भी इस सिलसिले में मुलाकातें कर रहे हैं। तजावीज़ उनकी ये हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। उमर हयात इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस पूरे वाक़े पर, पूरी स्टोरी पर बड़ा डीपली नज़र रखे हुए हैं। तो उमर बताइएगा, ये टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्या इनकी तजावीज़ हैं? ये टैक्स पॉलिसी की तरमीम है, इसका बुनियादी मकसद है क्या? टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा करना है? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। टैक्स नेट को बढ़ाना तो सबसे बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी भी है और इस हवाले से कई हुकूमतें ये कोशिश कर चुकी हैं कि FBR के अंदर रिफ़ॉर्म आए और उस रिफ़ॉर्म्स के ज़रिए FBR की जो टैक्स कलेक्शन के साथ साथ जो टैक्स बेस है उसमें भी इजाफ़ा हो। लेकिन हम हर साल यही स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं कि हमारा जो टैक्स टू GDP रेशो जो है वो कम है। गुज़िश्ता हुकूमतों में भी ये बात होती रही कि टैक्स टू GDP रेशो अगर 20% तक नहीं जाता तो मुल्की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में गामजन नहीं है। अब भी हम देख रहे हैं कि हम 10 से 11% टैक्स टू GDP रेशो पर खड़े हैं, उसको 15% तक लेकर जाना है। तो इसके लिए IMF की जो तकनीकी माहिरीन की टीम है जो टैक्स पॉलिसीज़ को देखती है वो पाकिस्तान पहुँच चुकी है। 1 हफ़्ते तक मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और जो टेक्निकल असिस्टेंस है इन माहिरीन की जानिब से वो फ़राहम की जाएगी, ख़ास तौर पर FBR के जो अफसरान हैं, FBR के जो एहलकार हैं उनको। और टैक्स नेट को बढ़ाना एक ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन इसके साथ साथ टैक्स नेट को बढ़ाते हुए जो टैक्स फाइलर्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा करना है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा कर दिया जाता है लेकिन उसका टैक्स कलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिंगल रिटर्न जो है वो जमा करा दिए जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती कि वो उस अंदाज से उसको आगे लेकर जा सकें, तो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने लोग जो है वो टैक्स अदा कर रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा उमर, ये ब्रीफली बता दीजिएगा कि इसका तरीका कार क्या होगा, किस मैकेनिज्म के तहत ये नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने पर ये कोशिश की जाएगी? देखिए, इसके लिए जो है ना वो रजिस्टर किया जाएगा फील्ड फॉर्मेशंस के साथ जो है टैक्स दहिंदगान की मालूमात को, और FBR फील्ड फॉर्मेशंस को जो है वो टैक्स दहिंदगान के बारे में मालूमात बैंकों, नादरा और FBR इंटीग्रेशन से जो है वो मिलेंगी, और जो टैक्स नेट से बाहर लोग हैं उनकी फ़हरिस्तें मुरतब की जाएंगी और उन फ़हरिस्तें भी IMF के साथ शेयर की जाएंगी ताकि टैक्स, ठीक है। चलो जैसे जैसे मुज़ाकरात बढ़ेंगे आपसे हम इस बारे में मजीद भी डिटेल जानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर हयात मौजूद थे। IMF की ये टीम जो पहुंची है अभी 1 हफ्ते तक ये मुज़ाकरात करेगी और क्या तजावीज़ सामने आती हैं इस पर आपको आने वाले प्रोग्राम्स में भी अपडेट करते रहेंगे। अभी पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 30 लाख फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं जो सालाना तकरीबन $400 मिलियन से ज़्यादा ज़र मुबादला मुल्क में लेकर आते हैं। पाकिस्तान के इन मौजूदा हालात से फ्रीलांसर बहुत मायूस हैं और मुस्तकिल तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। अब इनके क्या मसाइल हैं, क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं और फिर इसका हल क्या है और हुकूमत कितनी संजीदा है इनके मसाइल को लेकर। इस पर 30 लाख फ्रीलांसर्स पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट में बड़ी हद तक इजाफा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। अब इन मसाइल के नुकसानात क्या हो रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, फ्रीलांसिंग के इस इंडस्ट्री को, इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर फतेहुद्दीन महमूद साहब, साबिक UN एडवाइज़र साइबर क्राइम्स, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो मसाइल थे जो अभी इस रिपोर्ट के जरिए हमने नाज़रीन तक पहुँचाए हैं फ्रीलांसर्स के, इसके अलावा भी कुछ और मसाइल हैं जो आपके इल्म में हैं इनके, और फिर इसका ओवरऑल इस वक्त नुकसान क्या हो रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी को? बहुत शुक्रिया अरबाब। मसला ये है कि ये जो मसाइल आपने जिनका जिक्र फरमाया अभी, ये फ्रीलांसर्स के मसाइल नहीं हैं, ये मसाइल स्टार्टअप ओनर्स के नहीं हैं, ये मेरे यानी IT इंडस्ट्री के सिर्फ मसाइल नहीं हैं, ये पाकिस्तान
कि मईशत के मसाइल हैं। अगर हम इन्हें सिर्फ इस अंदाज से देखना शुरू करेंगे, जैसा कि बदकिस्मती से हुकूमतें देखती चली आई हैं और अब भी देख रही हैं कि ये जी फ्रीलांसर्स है, चंद एक फ्रीलांसर्स है, तादाद गिनती कर लो कितने हैं, 1 लाख है, 5,000 हैं, 50 लाख हैं, उनके मसाइल हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बिगर पिक्चर की तरफ लेकर जाना चाहूँगा कि दुनिया में किसी ज़माने में सोना, हीरे जवाहरात, मादनियात, फिर तेल, ये वो कमोडिटीज़ थी जो किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही होती थी। लेकिन अगर आप पिछले 1-2 दहाइयों में देखें तो ये कमोडिटी सिर्फ एक रह गई है और वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज दुनिया के जो $1 ट्रिलियन क्लब है, यानी कि जिसमें एक खरब, उर्दू में एक खरब ही कहेंगे, $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन के साथ जो कंपनीज हैं, वो कुल दुनिया में 6 कंपनियां हैं, ठीक है, और उनमें से 5 कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन और अभी रिसेंटली एनवीडिया, ये वो तमाम कंपनियां हैं जो किसी भी मुल्क में, किसी भी अगर ये मुल्क में हो तो उस मुल्क की ये रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती हैं। और हैरत की बात यह है कि ये तमाम की तमाम कंपनियां अमेरिका में हैं। क्यों हैं? ये तमाम के तमाम स्टार्टअप ओनर्स ये अमेरिका में हैं। क्यों हैं? इसलिए कि वहाँ पर हालात साजगार हैं। उन्होंने इन मसाइल को सिर्फ मेरा मसला नहीं देखा कि डॉक्टर फातेह का मसला है, अच्छा ये आईटी कंपनी चला रहा होगा, इसका मसला है, ठीक है, नहीं भी हल हो रहा, कोई बात नहीं, या ये फ्रीलांसर्स है, इनका मसला है। सिर्फ एक मसला नहीं है कि आपने बता दिया कि जी डॉलर भेजना मसला है, आप बैंकों में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। मैं फ्रीलांसर्स, मेरे साथ जितनी कम्युनिटी है या स्टार्टअप वाले हैं, बैंकों में अकाउंट खुलवाने जाए, वो कहते हैं जी SECP से जाके कंपनी रजिस्टर करके आए, फिर हम खोलेंगे। अरे भाई, उनके पास कहाँ से, उनके पास तो कंपनी ही नहीं है, वो तो एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। बैंक उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे। टैक्स वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं कि जी तुम पैसा लेकर आए हो, तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा है, लाओ उसके ऊपर टैक्स दो। और FBR के पास पहले से, जैसे आपने फरमाया, STZA के कवानीन या इसके अलावा दीगर कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, उनके ऊपर SROs नहीं निकल रहे। फिर उसके अलावा आपका एक बहुत बड़ा मसला ये है, मैं सन 2007-8 की बात करूं, जब मैं FIA में साइबर क्राइम डिवीजन का चीफ था, मेरी टेबल से मल्टीपल टाइम ये रिकमेंडेशंस गुजरी मेरे अपने उस पे सजेशंस के साथ कि पेपैल को पाकिस्तान में लेकर आया जाए। आज तक, ये 2023 आ गया, आज तक हमारी हुकूमतें 2023 तक पेपाल को पाकिस्तान में ली गई। उसका हमने सोल्यूशन क्या बताया? हम फलां पेमेंट गेटवे बना दिया, हमने फलां पेमेंट गेटवे बना दिया। अरे भाई, हम टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हमें पता है गिटहब के ऊपर रिपोजिटोरीज पड़ी हुई हैं, आप एक नहीं बल्कि चले 3 दिन लगा लें, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आप एक नया पेमेंट गेटवे खड़ा कर देंगे। लेकिन आप दुनिया को उस पर लेकर कैसे आएंगे? बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का आपके पास कोड मौजूद है, आप चाहे तो 1 घंटे के अंदर अपनी नई एक क्रिप्टो करेंसी एक जानिब हम जो वज़ीर आईटी हैं हमारे, वो ये भी सुनते हैं, उनका हम बयान सुनते हैं कि जी फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट को हम 2.67 बिलियन से 10 बिलियन तक लेकर जा रहे हैं, तो और कोशिश करेंगे कि लेकर जाएं। लेकिन जब ये जो तमाम स्टेप्स और जिन मुश्किलात और मसाइल का आप इस वक्त इजहार कर रहे हैं, अगर इनका इदराक ही नहीं होगा, इनके रूट कॉज की तरफ जाएंगे ही नहीं, तो फिर तो ये सिर्फ ये जो बयानात हैं ज़बानी जमा खर्च हैं, फिर तो इसमें कोई हमें इन एक्सपोर्ट्स में कोई तेज़ी नहीं नज़र आएगी, कोई फिगर ऊपर जाता नहीं नज़र आएगा, उल्टा शायद घट जाए हमारे फिगर्स। अरबाब साहब, आपने बड़ा अच्छा तज़किरा किया डॉक्टर उमर सैफ। मैं उनसे जब ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हेड थे तो मुलाकात हुई उनसे, मुझे बड़ा उनमें बड़ा एंथुसियाज्म नज़र आया था उस वक्त। डॉक्टर उमर सैफ आज पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर जब ये बने थे तो हमारी जितनी आईटी इंडस्ट्री है, हमने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि बिलाखिर एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया जो आईटी से मुतल्लिक है, जिसका एक्सपीरियंस, जिसकी तालीम आईटी में है। इसी तरह से मैं इन कंट्रेरी बात करता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो मौजूदा हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब, इनका जब इंतखाब हुआ, मैं चूँकि गैर सियासी आदमी हूँ, मैंने इससे पहले इनका नाम भी नहीं सुना था। लेकिन पिछले 3 महीनों में अगर मैं देखूँ, अनवारुल्लाह काकड़ यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर भी इंडस्ट्री के हवाले से या आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसके हवाले से बैरून मुल्क MOUs साइन करने के हवाले से प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हैं। जबकि अगर मैं डॉक्टर उमर सैफ साहब को देखूं तो डॉक्टर उमर सैफ साहब ने, आपने जैसे कहा कि 2.67 बिलियन से इन्होंने कहा कि जी हम 3 साल में अपनी आईटी एक्सपोर्ट को 10 बिलियन पर ले जाएंगे। तालियां, जो साथ बैठे हुए इनके लोग थे, उन्होंने
तालियां बजा दी इस बात के। अच्छा, अब अगर आप YouTube के ऊपर वीडियो निकाल कर देखें तो ये वही लोग हैं जो साथ बैठे हुए आज से 1.5 साल पहले, जब पिछले हमारे वजीर आजम जो थे, उन्होंने इसे कहा था कि मैं 4.25 अरब से 50 बिलियन पर लेकर जाऊंगा और ये स्टेप्स हैं, तो इन्हीं लोगों ने तो तालियां बजाई थी। हैरत की बात यह, डॉक्टर उमर सैफ साहब, क्या आपको ये जो साथ आपके बैठे हुए उन्होंने ये नहीं बताया कि कम से कम वो बयानात देख ले जो इससे पहले दे चुके थे, वो तो 50 बिलियन पर लेके, अगर सिर्फ जुबानी जमा खर्च की बात करें। वो एक हबीब जालिब का शेर है, सॉरी मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। तो भाई डॉक्टर उमर साहब, आप सिर्फ तकरीरें ना करें, तकरीर करने के लिए तो अरबाब साहब बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, हम भी यहाँ पर बोल रहे हैं। मीडिया का काम है तकरीरें करना, आपका नहीं है। आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। जब तक आप प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे, आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना IT इंडस्ट्री को, हम हमारे मसाइल जब तक आप हल नहीं करेंगे, आपको अल्लाह ताला ने एक इख्तियार दिया है, उसे प्रॉपर्ली। फातिह साहब, ये जाहिर है कि बयानात से तो लग रहा है कि इंटेंशन तो है, शायद टाइम ड्यूरेशन या इनकॉम्पिटेंस का इशू हो, या शायद वो ये सोच रहे हो कि आने वाली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जब कोई प्रॉपर IT मिनिस्टर आए तो वो इस पर काम करे। अब ये बताएं कि आपके तजावीज़ क्या होंगी इसके हल के लिए, चूँकि इस वक्त फ्रीलांसिंग एक बड़ा फ़ायदेमंद शोबा है, पाकिस्तान में चौथे नंबर पर है। अगर इसको एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शक्ल दी जाए और हुकूमत इस पर एक तवज्जो दे, तो वो कौन कौन से स्टेप्स आप तजवीज़ करेंगे कि जो आने वाली हुकूमत को इसमें उठाने चाहिए? अरबाब साहब, आपके ना पहले हिस्से का मैं जवाब दे दूं कि अगर तो डॉक्टर उमर साहब सिर्फ फिलर के तौर पर आए, जैसा आपने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ फिलर के तौर पर आए हैं। चूंकि कोई IT मिनिस्टर मौजूद नहीं था तो उन्होंने एक IT मिनिस्टर का चेहरा सामने लेकर आना था, तो एक को ले, मेरा नहीं ख्याल, सॉरी, आपसे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। डॉक्टर उमर साहब एक केयरटेकर है, उनके पास एक मखसूस मुद्दत है, उस मुद्दत में बहुत सारे एजेंडास पूरे नहीं हो पाते, बड़ी तब्दीली लेकर आना है। अपने टेन्योर में वो अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी देंगे तो उसकी कंटिन्यूएशन का मसला होगा, तो जाहिर है वो फिर वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पर ही काम करते हैं। अरबाब साहब, अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दे सकते, मुझे आपसे इसमें इख्तिलाफ है कि अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दे सकते तो उन्होंने 3 साल की बात क्यों की कि मैं 3 साल में, आप नहीं फरमाया कि 3 साल में 2.67 बिलियन से इसे 10 बिलियन तक लेके जाऊंगा, तो 3 साल की बात क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर उमर सैफ साहब को क्या ये नहीं पता कि इससे पहले हमारी IT एक्सपोर्ट तो 4.25 बिलियन पर जा चुकी थी और यही लोग तालियां पीट रहे थे उस बात के ऊपर जो आपके राइट लेफ्ट बैठे हुए थे अभी, या इससे पहले 50 बिलियन पर ले जाने की बात हुई थी, आपने तो उसे एकदम से 40 अरब डॉलर का पाकिस्तान को झटका लगा दिया। वो जाहिर है कि चले उन्होंने भी ट्रिक मिस की, जो पिछली हुकूमत थी, इस वक्त भी ये शायद ट्रिक मिस कर रहे हैं। वो तजावीज़ हैं क्या आपके पास, सजेशंस क्या हैं कि जो इनके सामने उमर सैफ साहब के सामने रखी जाए या किसी भी IT मिनिस्टर के सामने रखी जाए और वो फिर उस पर काम करे? बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो यह है कि जो सबसे बड़ा मसला है, आप अगर ये प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे तो ब्रेन ड्रेन। दुनिया में बेशुमार ममालिक हैं, क्या एस्टोनिया, क्या नेदरलैंड्स, क्या कनाडा, क्या UK, US, मैं यहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पर नहीं हूँ, वरना मैं आपको उनकी तफसीलात बताता कि कौन कौन से वीज़ाज़ हैं, कहीं पे SU वीज़ा हैं, कहीं पे नोमैड वीज़ाज़ हैं, कहीं पे वो टैलेंट को गले लगाने के लिए वो बाहें खोल कर बैठे हुए हैं और आपका टैलेंट इतनी तेज़ी से ड्रेन हो रहा है मुल्क से। ये वो फ्रीलांसर्स हैं, ये वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको अगर आप आज फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ये सारे मुल्क छोड़कर चले जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा? पीछे बदकिस्मती से आप YouTube खोल कर देखें, घर में YouTube खोलते हुए शर्म आती है क्योंकि आपके जो ज्योग्राफिकली जहां पर आप मौजूद है वो आपको जो सजेशंस दे रहा होता है वो मुजरे। अच्छा फातिह साहब, जब भी आप कह रहे हैं कि इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो ये करने के लिए इस फैसिलिटेशन में कौन-कौन से पॉइंट्स शामिल हैं? आपके जो एक्चुअल क्रिएटर्स हैं वो चले जाएंगे पाकिस्तान से। इस फैसिलिटेशन में क्या-क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, यानी एक कंटेंट क्रिएटर को, एक फ्रीलांसर को हुकूमत किस तरह से फैसिलिटेट करे? जी मैं अर्ज करता हूँ। नंबर 1 कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर उमर सैफ साहब काबिल आदमी है ना, बैग उठाएं अपना, साथ अपने सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब को बिठाएं गाड़ी में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएं और मत उठे वहां से, उनसे और आपसे। हम डॉक्टर उमर सैफ साहब से ये नहीं चाह रहे कि आप लेजिस्लेटिव चेंजेस लेकर आए, लेजिस्लेटिव चेंजेस ऑलरेडी मौजूद है, अरबाब साहब ने भी जिक्र कर दिया, बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के कवानीन में ये चीज़ मौजूद है, आप उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाएं, उसकी इन्फोर्समेंट करवाएं। आप कानून चेंज नहीं करवा सकते, शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, कानून बना नहीं सकते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ के पाकिस्तान की तारीख का पहला फलानी पॉलिसी मैंने शाया कर दी। अरे भाई, उस कागज़ को शाया करने से क्या फ़ायदा जब तक उसके ऊपर इंप्लीमेंट ही कुछ नहीं होगा। हमें वैसे भी सुपरलेटिव डिग्रीज के ऊपर जाने का बड़ा शौक है, वाइडेस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, वाइटेस्ट एंड ब्लैकेस्ट वगैरह वगैरह, तो ये ना कीजिए। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाए, उनके प्रेसिडेंट के साथ बैठे, जो STZA की ऑलरेडी कानून बना हुआ है, STZA एक्ट, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन एक्ट,
उसके अंदर 100% मौजूद है कि आप डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर से आते हैं उनको आप मुल्क में रख सकते हैं। फिर अगला स्टेप आप क्या लें, आप FBR के चेयरमैन के साथ जाकर बैठ जाए, चले जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कराची में, आप इस्लामाबाद में है, तो ये तो FBR का ऑफिस आपसे कितने देर के फासले पर, मेरे ख्याल हार्डली, मैं भी यहीं कहूँ, अब मुझे बड़ी इसी तरह पता है 3 से 4 मिनट लगेंगे। जाकर बैठ जाइए, उनको कहें कि SROs निकालें, FBR के चेयरमैन से आप बात कीजिए, उनको कहें मैं नहीं उठूंगा, ये मेरी इंडस्ट्री है, मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपसे ज़्यादा कौन ये मसाइल जानता है डॉक्टर उमर सैफ साहब, आप खुद IT से मुतल्लिक है, आप खुद IT की एक कंपनी चला रहे हैं और आप चलाते रहे हैं, आपको ये मसाइल खुद बड़ी अच्छी तरह से पता है। वाई डोंट यू सॉल्व देम? आप सिर्फ अगर तकरीरें करने के लिए हैं, उसके लिए तो एक आजकल तो AI आ चुका है, आप एक बॉट बनाएं, एक ऑटो बॉट, उसके थ्रू एक बना दे कि 3 ट्वीट, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, 2 बयानात, 6 तकरीरें, वो हर हफ्ते निकालता चला जाएगा और पब्लिश भी खुद ही कर देगा। तो फातिह साहब, इसका मतलब कि आपकी गुफ्तगू से नतीजा कस किया जा सकता है कि मसला सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है, कवानीन भी मौजूद हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में मौजूद हैं, जिनको अमल करना है वो इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन वो उन कवानीन पर अमल कर नहीं रहे, वो फैसिलिटेशन। एक और यहाँ पर अरबाब साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक जुमला सिर्फ और अर्ज करूंगा कि जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं, एक मोनेटाइजेशन नहीं हो रही ना पाकिस्तान में। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, आपने जिक्र फरमाया कि उनकी मोनेटाइजेशन नहीं हो रही। अरे भाई, पाकिस्तान के अलावा जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं, आप उनकी मिसालें देखें, वो जाते हैं अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, UK जाते हैं, वो जाके अपनी इंडस्ट्री को इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं, वो मीडिया से बेहतर कौन जानता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप जाएं उन कंपनीज के पास, YouTube है, Facebook है, TikTok है, या दीगर जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको कहिए ना, आप मिनिस्टर, हमारे IT मिनिस्टर जाएं और प्राइम मिनिस्टर जाएं, डॉक्टर उमर सैफ साहब जाएं, अनवारुल हक काकर, हमें बुलाएं, मिनिस्ट्री इंडस्ट्री को बुलाएं, जाएं उनके साथ जाके बात करें कि भाई आप ऑफिसेज पाकिस्तान में खोले, हम आपको फ्री जगह देते हैं। अच्छा फातिह साहब, ये जो तजवीज़ हैं ये तो ज़ाहिर है ये उमर साहब तक आप पहले भी पहुंचाते रहे होंगे, ये अभी भी उन तक पहुंचेंगी, अब देखते हैं उस पर अमल कितना करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो फ्रीलांसिंग का एक काम है, ये एक आम आदमी के लिए कितना फ़ायदेमंद है और ये ख़ास तौर पर किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ज़रा आम ज़बान में और आम लोग के लिए अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। मेरे पास आपने इंडस्ट्री लगानी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपने कोई भी चिप बोर्ड का कारोबार करना है, आपको हैवी मशीनरी चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए। ये जो आज का दौर है ना, मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया कि इस वक्त $1 ट्रिलियन क्लब में 6 कंपनियों में से 5 IT की हैं। मुझे आप एक लैपटॉप दे दीजिए, कनेक्टिविटी दे दीजिए, बिजली का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन और लैपटॉप दे दें, मैं जहां बैठ के अपना कंटेंट क्रिएट करके पब्लिश करना शुरू कर दूंगा, मैं वहीं बैठ के अपने सॉफ्टवेयर का कोड लिखना शुरू कर दूंगा, मैं जहां लैपटॉप के साथ बैठ जाऊंगा वो मेरा ऑफिस बन जाएगा। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, इनको आप सिर्फ एक समत दे दें, आप मीडिया 4th पिलर है किसी भी डेमोक्रेसी का, यही कहा जाता है ना, तो मीडिया का इस वक्त इसके लिए अगर आप मुझसे ये पूछें कि कसूरवार कौन है, तो अरबाब साहब आप कसूरवार हैं, मैं कसूरवार हूँ, हम तमाम कसूरवार हैं कि आप शाम को टीवी चैनल के ऊपर खोल कर बैठ जाएं, हमारे पास सिवाय वही जो सियासत का नंगा नाच है उसके सिवा नजर ही कुछ नहीं आ रहा। आप उन्हें राह तो दें, उनके लिए राह मुतय्यन करें। मैं बताऊँ, आप बताएं कि भाई आप कर क्या सकते हैं। 2 लाख आपने बच्चे अगर निकाल दिए, उनको आपने डिग्रियां दे दी, वो कहाँ जाएंगे, आपके पास तो जगह ही नहीं है, वो क्या करेंगे। आप उनको कहते हैं, एक हमने पूरी मिनिस्ट्री खड़ी कर दी कि जो पाकिस्तान से बाहर लोगों को भेजने के लिए तैयार कर रही है, उस मिनिस्ट्री का काम है कि जी मुल्क से बाहर कैसे बच्चे भेजने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानी वाली, ठीक है। आप उनको यहाँ पे बताएं, यही मैं दोबारा उमर सैफ साहब की तरफ आऊँगा कि भाई आप कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, ऐसी वर्कशॉप आप हमें सर्टिफिकेशन बच्चों को ना करवाएं, कोई जरूरत नहीं है उनको। ठीक है, चलें डॉक्टर फातिह साहब, ये आप समझिए कि एक नुक्ता आगाज है कि आप देखें इस प्रोग्राम में आप आए और आपने अपने सारे रिजर्वेशन लोगों के सामने रखे, इस इंडस्ट्री के जो फवाइद और नुकसानात हैं और वो सब आपने बताए, और इस तरह हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे दूसरे एक्सपर्ट्स को भी बुलाएं और उनको भी ये मौका फराहम करें ताकि एक नौजवान तक ये बात पहुँच सके कि फ्रीलांसिंग इस वक्त आज के दौर में कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप एक बड़ा अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिह उद्दीन महमूद साहब, एडवाइजर साइबर क्राइम्स, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।